हाय गाइस, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो डेफिनेटली या तो आपका लोन चल रहा होगा या तो आप सेटलमेंट करवाना चाह रहे होंगे ड्यू टू ईएमआईज कि आप कंटिन्यूअसली ईएमआई को आप पे नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ बाउंसेस हो चुके हैं। अब आप उस ईएमआई को पे नहीं करना चाहते हैं, आप बैंक से सेटलमेंट कराना चाहते हैं ताकि आपका कम से कम में वो लोन सारा क्लोज हो जाए। तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप सेटलमेंट कैसे करा सकते हैं और कम से कम परसेंटेज ही आपको बस देना पड़ेगा आपके टोटल आउटस्टैंडिंग का। तो आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि सेटलमेंट क्या होता है, लाइक क्या क्या आप, क्योंकि अगर आप सेटलमेंट करा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर भी इफेक्ट करेगा बैंक के एंड से, अगर आप कम पेमेंट में सारा कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो सेटलमेंट बहुत आसान नहीं होता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है फॉर द लोन प्रोसेस। और लोन तो आपको इजीली मिल जाता है, इवेंचुअली आप सेटलमेंट भी आप करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सेटलमेंट कराते क्यों हैं। तो अगर आपने लोन ले लिया है, लेट सपोज कोई भी होम लोन हो या कार लोन हो या पर्सनल लोन हो या कोई भी वॉट एवर आपके पास जो भी लोन चल रहा है, आप उसका सेटलमेंट करा सकते हैं। एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। आप बैंक को जाके डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि आप मेरा सेटलमेंट कर दो, जो भी मेरा रिमेनिंग अमाउंट है वो कभी नहीं करेंगे और वो करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि सेटलमेंट कराने से बैंक के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप लोन ले रहे हैं या कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं कि बैंक सेटलमेंट नहीं करना चाहता है, क्योंकि ऐसे में उनकी एक रैंकिंग होती है जहाँ पर ये भी निकाला जाता है कि कौन सा बैंक ने सबसे ज़्यादा सेटलमेंट करा है। तो उनका एक बहुत बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है पूरे बैंकिंग सेक्टर में। ये एक मेजर इम्पैक्ट होता है कि बैंक लोन सेटलमेंट को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती है, बट बहुत सारे सिनेरियो में बैंक सेटलमेंट कर देते हैं, बहुत ईजिली कर देते हैं। तो अगर आपने लोन ले लिया है और आप उसकी ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, अगर आपने एक बाउंस कर दिया, दो बाउंस कर दिया, तीन बाउंस कर दिया, आप लगातार बाउंस किए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे बैंक आपको कॉल करेगा, रिकवरी एजेंट कॉल करेगी, मैसेज आएंगे, ईमेल्स आएंगे, कॉल्स आएंगे, काफ़ी सारे मेल्स आएंगे, और आप परेशान हो जाएंगे कि आप लगातार इतने लोगों को रिस्पॉन्स कैसे कर पाओगे। मतलब आप ऑब्वियसली कई सारे कॉल्स आते हैं अगर आपने ईएमआई बाउंस कर दिया लगातार 2-3 महीने अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं तो, करेक्ट। तो ऐसे में बहुत इरिटेट हो जाता है आदमी। अगर आपने 1, 2, 3 या 6 से ज़्यादा, अगर लाइक आपने ईयरली अगर बाउंस आपने कर दिया, ईयरली आप 1 महीने करके फिर 2-3 महीने बाउंस कर रहे हो, तो एक तरीके का ये भी एक मिस पेमेंट हो जाता है, मिस ईएमआई बाउंसेस हो जाती है। तो उसमें बैंक आपको वो सारी चीज़ें भी नोटिस करता है, एक स्टेटस बनता रहता है। अगर आप टाइमली ईएमआई पे कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बनता जाएगा, करेक्ट। तो अगर लेट सपोज आपने ईएमआई बाउंस कर दी, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लोन पे करूं या ना करूं, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट लगता रहता है। बैंक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आपने ईएमआई बाउंस नहीं की है तो वो पेनाल्टी मारेंगे, बाउंस चार्जेस मारेंगे, मंथली चार्जेस वहाँ पे ऐड होते हैं। तो वो 1 लाख का लोन धीरे 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 करते करते वो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए वो पे करना। अगर आपको पे करना है विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन योर सिबिल स्कोर, तो आपको सारा इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना पड़ेगा बैंक को अमाउंट। बट सम हाउ कुछ केसेस में क्या होता है कि लोग नहीं पे कर पाते हैं तो वो सेटलमेंट कराना चाहते हैं। तो बैंक सेटलमेंट, आप बैंक को रेज नहीं करोगे कि मेरा आप सेटलमेंट कर दो। पहले अगर आपने ईएमआई बाउंस कर दी, 2 बाउंस हो गए, 3 बाउंस हो गए, डेफिनेटली बैंक आपको रीच आउट करने की कोशिश करेगा। वो आपसे पूछेंगे क्या हो गया है, आपने नहीं पे किया है, जो भी वॉट एवर रीज़न आप बता सकते हैं। और उसके बिहाफ पे आप अपनी जो सर्कमस्टेंसेस है, जो आपकी परिस्थिति है, आप अपने बैंक को बताइए कि ये रीज़न है, ड्यू टू फाइनेंशियली मैं नहीं पे कर पा रहा हूँ, पैसे नहीं हैं, या फिर एक ईएमआई इंस्टॉलमेंट, वो आपको ऑप्शन देंगे कि हम आपके टेन्योर को और इंक्रीज़ कर दे रहे हैं, ईएमआई को कम कर दे रहे हैं ताकि आपके ऊपर बर्डन ना आए। तो ऐसे-ऐसे कई सारे ऑप्शन देंगे। बट अगर आप तब भी ईएमआई बाउंस कर रहे हैं और बैंक को लग रहा है कि वो कंटिन्यूअसली ईएमआई बाउंस करते जा रहे हैं, तो बैंक आपको बोलेगा कि ठीक है, मैं आपके लोन का सेटलमेंट कर दे रहा हूँ। अगर आप अपने अकॉर्डिंग जाएँगे सेटलमेंट कराने के लिए, तो सेटलमेंट कभी नहीं होगा। बैंक को ये लगेगा कि इन्होंने सेटलमेंट के लिए ही लोन लिया है, तो वो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी ये करेंगे कि रिकवरी एजेंट के थ्रू आपसे पैसा ले। तो आपको बैंकों को ये नहीं बताना है कि आपको सेटलमेंट कराना है। आप अपनी सर्कमस्टेंसेस को बताइए, बैंक डेफिनेटली उस पे
देखता है, वो एनालिसिस करता है अगर एक्चुअल में आपके फंड हैं। तो अगर आपके पास एक्चुअल में फंड्स हैं तो आप प्लीज़ जो भी आपकी ईएमआई है, इंटरेस्ट है, आप उनको पे कर दीजिए, क्योंकि अभी मैं इनका आपको इम्पैक्ट बताऊंगा। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, इवन आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अभी से ज़्यादा। तो अगर आपके पास पैसे तो आप पे कर दीजिए, अदरवाइज बैंक आपको कहेगा कि ठीक है, आपके जो भी लोन अमाउंट है उसका हम आपको सेटलमेंट कर दे रहे हैं। अब ये सेटलमेंट जो होता है वो कुछ परसेंटेज वाइज होता है। जैसे अगर आपके पास 1 लाख का लोन है तो 1 लाख का सेटलमेंट कभी नहीं होगा, फुल्ली सेटलमेंट नहीं होता है। कम से कम 40% छोड़ देंगे, लाइक 60,000 आपको पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम 50%, यानी कि 50,000 रुपये, या फिर आपको 60,000 रुपये तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 40,000 आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है तो। सेटलमेंट का मतलब यही होता है, ऐसा नहीं होता है कि 1 लाख का लोन है तो 10,000 में आप सेटल कर रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसमें आपका इंटरेस्ट का पार्ट, कुछ प्रिंसिपल का पार्ट माइनस कर देते हैं, करेक्ट। तो वो एक सेटलमेंट का पार्ट होता है। वो हर बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, वो बैंक और एनबीएफसीज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने अब सेटलमेंट करवा लिया है तो अब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या आपके ऊपर पड़ता है। तो फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट स्कोर लगभग मैं बहुत बैर मिनिमम बता रहा हूँ, ये लगभग 150 से 200% आपका इमीडिएट माइनस हो जाएगा। बैर मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको, 100 से 150% तक का आपका माइनस हो जाएगा। अगर लेट सपोज आपका सिबिल स्कोर जो है वो आपका 750 है तो आपका सिबिल स्कोर 650 या 600 आपका हो जाएगा, जो कि एक क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा खराब होता है अगर आप एक लोन सेक्टर में अच्छा अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं तो। सेकंड जो होता है वो नेगेटिव रिपोर्टिंग ऑन योर ब्यूरो स्कोर, मतलब आपके लोन्स वहाँ पे शो होते हैं कि आपने जो भी लोन लिया है उसको आपने सेटल किया है, तो सेटल के अकॉर्डिंग जो आपका लोन होता है वहाँ पे एक अलग से स्टेटस शो करता है कि आपने जो लोन लिया उसको पे नहीं किया है, तो उसको सेटल्ड लिख के वहाँ पे शो होता है। और इन फ्यूचर ये सबसे ज़्यादा आपका माइनस पॉइंट यानी कि नेगेटिव पॉइंट आपका हो जाता है। थर्ड जो होता है वो आपका होता है रिड्यूस लोन एलिजिबिलिटी। अगर आप कल को लोन के लिए जाते हो सेटल के बाद, या क्रेडिट कार्ड के लिए जाते हो, किसी भी चीज़ के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आपकी इनकम एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा, लाइक सपोज अगर 1 लाख सैलरी है और आपको 50 लाख का लोन चाहिए, तो 50 लाख की जगह वहाँ पे आपको 35 लाख का ही लोन आपका अप्रूव होगा। वहाँ पे आपका इम्पैक्ट आता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने के अकॉर्डिंग भी आपको वो लोन नहीं मिल पाता है। और कभी कभी तो ये लोन जो होता है वो रिजेक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि बैंक को ये पता रहता है कि इन्होंने सेटल कराया है, तो फ्यूचर में अगर ये हमसे भी लोन लेते हैं तो कल को ये हमारे अकॉर्डिंग यानी हमसे भी वो सेटल करा सकते हैं। तो ये चीज़ें बैंक नोटिस करती है। फोर्थ जो होता है वो होता है हायर इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या होता है, अगर इन फ्यूचर अगर किसी बैंक ने आपका लोन अप्रूव कर दिया, नॉट इवन बैंक, अगर आपका एनबीएफसीज ने भी कर दिया है, तो आपको वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो हैज कंपेयर नॉर्मल से कई ज़्यादा रहेगा। एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 10, 11 या 12% होता है, बट वहां पे आपका अगर अप्रूव हो जाता है तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो लगभग 20 से 25% तक का भी जाएगा। और ये जाता भी है बहुत सारे सिनेरियोज में, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 25, 26, 27% भी जाता है पर्सनल लोन में। फिफ्थ होता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। इसमें आपका जो सिबिल स्कोर अगर आपका सेटल शो होता है, या सिबिल स्कोर जो डाउन होता है वो जल्दी रिकवर नहीं होता है, एंड पैरेलली ये लगभग 7 साल या 5 साल तक के इम्पैक्ट, लाइक अगर आप लोन अप्रूवल के लिए जाते हैं तो ये 7 से 5 साल तक के डेटास में रहता है, लाइक कि आपने सेटल कराया था उस टाइम पे। तो लोन अप्रूवल के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, बहुत बैर मिनिमम हो जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जो सेटलमेंट होता है ना, उसको लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। अगर आपके सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल सही नहीं है तो आप सेटल करा सकते हैं। सो अब आपको पता चल गया होगा कि सेटलमेंट कराना चाहिए या नहीं चाहिए, वो आपकी कॉल है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आप अपने आप से या अपने फैमिली वालों से पूछ के ही आप सेटलमेंट कराएं, जैसा भी आपको सही लगता है। और आपको ये भी पता चल गया है कि सेटलमेंट के बाद आपको क्या इम्पैक्ट होने वाला है, कैसे क्या आपका रिड्यूस होगा, सिबिल स्कोर क्या रहेगा अगर आपने सेटलमेंट कराया तो सेटलमेंट जो है वो एक लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज़ों का कोई भी डाउट या कोई भी कंसर्न है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ड्रॉप करिए, डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।